हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वागत 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 सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का। मालिक एक बार जल्दी से कंफर्म करना ऑडियो वीडियो ओके आ रही है। आरटीपी सीरीज में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। वेलकम टू द सेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसी चल रही है तैयारी? बताओ जी। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। राइट सर, आज क्या कराओगे? बेटा आज हम लोग करेंगे आरटीपी मई 2025 का इनकम टैक्स वाला। जीएसटी वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। जीएसटी वाला पोर्शन हम कम कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे मालिक? हम लोग करेंगे इनकम टैक्स वाला पोर्शन। राइट, समय है कम, इसलिए उसको बर्बाद नहीं करते हैं। जल्दी से हमारी स्क्रीन्स को ओपन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। ठीक है, ज्ञानेंद्र आप वाले क्वेश्चन पे फिर से एक क्वेश्चन है, आज वहीं पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ज्ञानेंद्र सीसीडी वाले में अभी हमारे पास क्वेश्चन है, हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ मालिक, आ जाओ मालिक, आ जाओ मालिक, आ जाओ मालिक। हम लोग करने जा रहे हैं मई 2025 का आरटीपी इनकम टैक्स का। ठीक है, लगभग लगभग 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। लगभग 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट लगेगा। मई 2025 का हम लोग आरटीपी करने जा रहे हैं। किस चीज का सर? इनकम टैक्स का आरटीपी करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स का आरटीपी करने जा रहे हैं। चलिए मालिक, केस सिनेरियो को बाद में रीड करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या एमसीक्यू पूछा गया है। सर आपसे राज का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा गया है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस पे आपको काम करना होगा। What is the amount of capital gain chargeable to tax in respect of the sale of debentures? डिबेंचर्स का कैपिटल गेन आपसे पूछा जा रहा है, इस पे बातचीत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में आपसे जीटीआई पूछी जा रही है। अब देखो, क्वेश्चन जीटीआई पूछ रही है, क्वेश्चन जीटीआई पूछ रही है। इसके बाद कहता है कितना डिडक्शन मिलेगा ये भी बता दो। फिर क्वेश्चन कहता है कि टैक्स लायबिलिटी क्या होगी ये बता दो। इन शॉर्ट क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है? क्वेश्चन आपसे चाहता है कि टोटल इनकम कैलकुलेट करो। जब टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो जीटीआई और डिडक्शन दोनों अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। एंड लास्टली वो आपसे चाहता है टैक्स लायबिलिटी बताओ, तो बता देंगे भाई। मतलब इन शॉर्ट आपसे टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन शॉर्ट आपसे टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आ जाइए, केस सिनेरियो आपसे क्या कहता है? सर राज है, इनकी एज 38 ईयर्स की है, ये इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन सिटीजन है और ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चलाते हैं कनाडा में। बहुत अच्छी बात है सर। ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स इंडिया फॉर द बिजनेस पर्पस ऑन रेगुलर बेसिस। ये इंडिया आते रहते हैं सर, इंडिया आते रहते हैं। ही वॉज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वॉज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 21-22 फॉर 190 डेज। पहली बार ये इंडिया कब आए? 21-22 में आए 190 दिन के लिए, फिर 22-23 में आए 145 डेज के लिए, फिर 23-24 में आए 155 डेज के लिए। आफ्टरवर्ड्स he decided to close his business in Canada। इन्होंने कनाडा में अपना बिजनेस क्लोज कर दिया और ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए इंडिया। ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए इंडिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, मित्रों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंटली ये इंडिया में शिफ्ट हो गए, परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए। तो ही केम टू इंडिया ऑन 1 नवंबर 2024। ही केम टू इंडिया ऑन 1 नवंबर 2024 और मुंबई में अपना धंधा चालू कर दिया, मुंबई में अपना धंधा चालू कर दिया। कनाडा में इन्होंने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं, कनाडा में जो इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए हैं वो 15 लाख रुपए के हैं और इंडियन बिजनेस से इन्होंने 5 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाए हैं। मेरा सवाल आपसे कि सर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ क्या होगा। अब बच्चा पता है यहां पर क्या गलती करने वाला है? बच्चा ये गलती करने वाला है, बच्चा देख रहा है कि सर ये इंडियन सिटीजन है और ये इंडिया विजिट कर रहा है, ये इंडियन सिटीजन है और इंडिया विजिट कर रहा है, मतलब सर ये स्पेशल कैटेगरी वाला बंदा है, मतलब सर ये स्पेशल कैटेगरी वाला बंदा है।
सर करंट ईयर में ये 1 नवंबर को इंडिया आया है और 31 मार्च तक ये इंडिया में था। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 151 डेज आएंगे। बच्चा कहेगा कि सर स्पेशल कैटेगरी है, ये करंट ईयर में 151 डेज है, तो आप एक काम करो, आप वो जो 120 डेज वाली कंडीशन है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 120 डेज, वो चेक कर लो, वो सेटिस्फाई हो रही है सर। सर आप चेक कर लो लास्ट 4 ईयर में क्या 365 डेज बन रहे हैं? 190, 145, 155 आराम से बन जाएंगे सर। 365 डेज वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है सर। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है? आप मुझे बताओ, क्या इसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है? सर नहीं है। ये जो कनाडा में बिजनेस है, क्या इसका कंट्रोल इंडिया में है? ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? कनाडा बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है? ऐसा दिया हुआ है? सर नहीं दिया हुआ है सर। ऐसा क्वेश्चन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी हुई है कि कंट्रोल इंडिया में है कि नहीं, ऐसा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो कनाडा वाले बिजनेस का प्रॉफिट है, ये हमारी इंडियन इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। इंडियन इनकम में आपके पास ये 5 लाख आएगा, और नीचे आपके पास कुछ इनकम दे रखी है। उन इनकम को अगर आप कंसीडर करोगे, तो ये 15 लाख वाली कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो हम अप्रोच लगा रहे हैं ना स्पेशल कैटेगरी वाली, ये जो हम अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी वाली, ये स्पेशल कैटेगरी की अप्रोच सरासर गलत है। इस क्वेश्चन में स्पेशल कैटेगरी की अप्रोच लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी सर? सर इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि राज इंडिया विजिट नहीं कर रहा, राज इंडिया परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है। विजिट करने का मतलब क्या होता है? विजिट करने का मतलब होता है कि आप इंडिया आए और वापस चले गए, वो होती है विजिट। लेकिन राज यहां पर परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। अगर आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो रहे हो तो बाबू अब आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं हो, अब आप किस में हो? अब आप नॉर्मल कैटेगरी में हो। और नॉर्मल कैटेगरी के अंदर हम लोग 2 बेसिक कंडीशन देखते हैं। पहली बेसिक कंडीशन देखते हैं कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 60 डेज होना चाहिए, प्लस पिछले 4 साल में मोर देन और इक्वल टू 365 होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा? सर एडिशनल कंडीशन पिछले 7 साल में मोर देन और इक्वल टू 730 डेज, सर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। यानी कि सर ये नॉर्मल कैटेगरी का बंदा है और केवल बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मालिक ये बंदा क्या कहलाएगा? मालिक ये बंदा आपको कहलाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये रेसिडेंट तो माना जाएगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। यानी आपका जो ए पार्ट ऑफ द आंसर है वो करेक्ट है। आपका जो ए पार्ट ऑफ द आंसर है वो आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, आगे पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं मैं आपको। He does not own any house property in मुंबई। इसके पास मुंबई में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है और ये रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहा है 1 नवंबर 2024 से ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 20,000। सर ये इंफॉर्मेशन का हम लोग क्या करेंगे? सर देखो आपके पास कोई घर नहीं है और आप इंडिया में किराए के मकान पे रहते हो, तो आप मुझे बताओ, हम लोग ने एक डिडक्शन पढ़ी थी, याद है? हम लोगों ने एक डिडक्शन पढ़ी थी। मैंने आपको 80G पढ़ाया था, फिर मैंने आपको एक डिडक्शन और पढ़ाई थी, याद करो कौन सी वाली थी वो?
कौन सी वाली डिडक्शन थी, जल्दी से बताओ, कौन सी वाली थी? सेक्शन, सेक्शन बताओ। कुछ कुछ जी जी करके थी, कुछ जी करके थी। वेरी गुड युवराज। अंडर सेक्शन 80 जीजी, अंडर सेक्शन 80 जीजी रेंट की आपको यहां पे डिडक्शन मिलेगी। क्या क्या कंडीशन होती थी सर? कंडीशन होती थी आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। दूसरा होता था सर आपका 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ। यहां पे पर मंथ अगर आप देखोगे तो आपने नवंबर से किराए पर लिया है, नवंबर से किराए पर लिया है, तो नवंबर से लेकर मार्च तक 5 महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं। एंड लास्टली आपके पास निकलेगा 25% ऑफ एटीआई। तो अभी हमको एटीआई कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद कहता है ही मेड डोनेशन ऑफ 50,000 टू द पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड कहां पर आता है सर? पीएम केयर फंड आता है कैटेगरी ए के अंदर। पीएम केयर फंड आता है कैटेगरी ए के अंदर। यहां पर आपको क्या मिलती है सर? 100% डिडक्शन मिलती है, यानी कि पूरे 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। फिर आपने 20,000 रुपए की डोनेशन दी है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड कहां पर आता है सर? सर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड कैटेगरी बी में आता है, कैटेगरी बी में आता है। और कैटेगरी बी में आपने जितना डोनेशन दिया है उसका 50% का डिडक्शन मिलता है, यानी कि यहां पे आपको 10,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा, 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद कहता है कि सर आपने परचेस करे थे 10,000 डिवेंचर 9% वाले अगस्त 2020 में 150 रुपए के, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी। आपने 2500 डिवेंचर अप्रैल 2024 में बेच दिए 175 रुपीज में, और रिमेनिंग 7,500 आपने बेचे अगस्त 2024 में 155 रुपीज में। डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको 30 जून को मिलता है और 31 दिसंबर को मिलता है एवरी ईयर। अभी प्लीज डिबेंचर को लेकर कहानी सुनना, डिबेंचर को लेकर कहानी सुनना। 23 जुलाई 24 से पहले, 23 जुलाई 24 से पहले, 23 जुलाई 24 से पहले, 23 जुलाई 24 से पहले अगर आपके पास डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर्स में अगर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 36 मंथ होती है, अनलिस्टेड डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं, लिस्टेड वाले डिबेंचर्स की नहीं, चलो पीरियड ऑफ होल्डिंग को छोड़ो, पीरियड ऑफ होल्डिंग को छोड़ो। डिबेंचर्स में आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है और आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है। 23 जुलाई 24 से पहले, 23 जुलाई 24 से पहले अगर आप डिबेंचर्स को ट्रांसफर करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आता है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहां आता है? 112 में आता है। यहां पर आपको कोई भी इंडेक्सेशन आपको यहां पर नहीं करनी है, कोई भी इंडेक्सेशन आपको यहां पर नहीं करनी। लेकिन 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स, 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स, 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स, 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स क्या हुआ बेटा? 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स क्या हुआ? आपके डिबेंचर्स पे अब हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, इस पे कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा। 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड बजट में संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर आप डिबेंचर्स को बेचोगे तो उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मैटर नहीं करेगी। 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स जब भी आपके डिबेंचर्स बिकेंगे तो डिबेंचर्स पे आपके पास हमेशा क्या निकल कर आएगा मालिक? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर। मालिक ये बात याद रखना कि आपके पास हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। अब प्लीज जरा मेरी बात को ध्यान से देखो, आपने यहां पे 10,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं, 10,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं अगस्त 2020 में 150 रुपए के। इसमें से आपने 2500 डिबेंचर अप्रैल 24 में बेचे, 23 जुलाई 24 से पहले बेचे, कितने रुपए में? 175 में। तो 2020 में खरीदे थे, 2024 में बेच रहे हो, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है।
23 जुलाई 24 से पहले अगर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म भी आ सकता है। तो जो आपने 7500 डिवेंचर्स बेचे, जो आपने 7500 डिवेंचर्स बेचे, इन 7500 डिवेंचर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने 175 में बेचे हैं, 175 पे बेचे हैं और आपने 150 पे खरीदे थे, 150 पे खरीदे थे, मतलब 25 रुपए आपने कमाए हैं एक डिवेंचर पे। तो 7500 डिवेंचर्स पे कितने कमाए होंगे? 25 इंटू 7500। ये मैंने क्या कर दिया? ई हमने क्या कर दिया? ई हमने क्या कर दिया? ई हमने क्या कर दिया? हमने कुछ गड़बड़ करी है मालिक। हमसा हमसा हमसा, अच्छा 2500 बेचे, 2500 बेचे, मैंने 7500 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2500 बेचे, 2500 बेचे, 2500 बेचे, 2500, 25 इंटू 2500, सर ये आएगा 62,500, 62,500। ये आपने कब बेचे थे सर? ये आपने बेचे थे अप्रैल 2024 में, ये आपने बेचे थे अप्रैल 2024 में। इसके बाद अगस्त 2024 में आपने 7500 डिवेंचर्स बेचे, 7500 डिवेंचर्स बेचे। अगस्त में जब आपने बेचे तो अब आपके पास क्या आएगा मालिक? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये 7500 डिवेंचर्स आपने कितने में बेचे? 155 में बेचे, 155 में बेचे। खरीदे कितने के थे? खरीदे थे 150 के, बेचे कितने में? 155 में। यानी कि 5 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, 5 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, 5 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल, 5 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा बेटा डी, 62,500 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 37,500 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट को लेकर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्ट को लेकर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास इधर 1 अप्रैल को 10,000 डिवेंचर्स थे, फिर आपने 2500 डिवेंचर्स बेच दिए, तो आपके पास 7500 डिवेंचर्स रह गए। 1 अप्रैल को आपके पास 10,000 डिवेंचर्स थे, आपने 2500 डिवेंचर्स बेच दिए, आपके पास 7500 डिवेंचर रह गए। इधर आएगी 30 जून, 30 जून, 30 जून को आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ 30 जून को आपको ब्याज कितने डिवेंचर्स पे मिलेगा? ऑब्वियसली आपके पास 7500 डिवेंचर्स है, तो ब्याज आपको 7500 डिवेंचर्स पे मिलेगा, ब्याज आपको 7500 डिवेंचर्स पे मिलेगा, 7500 डिवेंचर्स। अच्छा मुझे बताओ ब्याज किस पे मिलता है? ब्याज फेस वैल्यू पे मिलता है कि ब्याज परचेस वैल्यू पे मिलता है? सर ब्याज जो है वो फेस वैल्यू पे मिलता है। फेस वैल्यू 100 रुपए की है, 9% का ब्याज था, लेकिन 9% का ब्याज तो पूरे साल भर का था। दो बार इंटरेस्ट मिलता है, 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। एक बार 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है और एक बार 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पे आपको 6 महीने का ब्याज मिलेगा, 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो 7500 डिवेंचर पे 9%, 7500 डिवेंचर्स पे 9% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज आएगा 33750। 7500 डिवेंचर्स पे 6 महीने का ब्याज आएगा 33750। फिर आपने यहां पर क्या किया बेटा? आपने यहां पर क्या किया? आपने यहां अगस्त में 7500 डिवेंचर्स बेच दिए। अगस्त में आपने क्या किया सर? अगस्त में आपने 7500 डिवेंचर्स बेच दिए। जब आपने 7500 डिवेंचर्स बेच दिए तो 31 दिसंबर को जब ब्याज मिलना था तो आपके पास कोई डिवेंचर ही नहीं होगा, क्योंकि आप सारे डिवेंचर पहले से बेच चुके हो। यानी कि 31 दिसंबर को आपको एक भी रुपए का ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे डिवेंचर्स बिक चुके हैं। यानी कि आपका जो डिवेंचर का ब्याज आएगा वो कितने का आएगा? 33,750 का आएगा, 33,750 रुपए का ब्याज आएगा। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कहता है? क्वेश्चन आगे कहता है सर राज जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है और वो ऑप्ट आउट करना चाहता है, ऑप्ट आउट करना चाहता है डिफॉल्ट रिजीम से।
तो ऑप्ट आउट करना चाहता है डिफॉल्ट रिजीम से, यानी कि ओल्ड रिजीम लग जाएगी। चलिए, अच्छा आप मुझे बताओ राज जो है वो RNOR है, राज जो है वो RNOR है, तो RNOR के हाथ में कौन सी इनकम आती है? सर RNOR के हाथ में इंडियन इनकम आती है, और दो तरीके की फॉरेन इनकम आती है। एक बिजनेस इनकम आती है जिसका कंट्रोल इंडिया में हो। तो क्या कनाडा वाले बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में था? सर नहीं था। क्या राज के पास कोई प्रोफेशनल इनकम है जिसका सेटअप इंडिया में हो? सर ऐसी भी कोई इनकम नहीं है। यानी कि राज के हाथ में केवल और केवल कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? राज के हाथ में केवल और केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। कनाडा वाले बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में नहीं है, तो कनाडा वाले बिजनेस की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। प्रोफेशनल इनकम भाई के पास कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो इंडियन बिजनेस से कितने रुपए कमाए थे? इंडियन बिजनेस से कितने रुपए कमाए थे? सर इंडियन बिजनेस से 5 लाख रुपए कमाए थे। ये पीजीबीपी की इनकम हो गई। सर कैपिटल गेन में हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था 62,500 का, हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया था 37,500 का। इसके बाद अदर सोर्सेस में हमारे पास डिबेंचर का इंटरेस्ट आया था 33,750 का। क्या इसके अलावा और कोई इनकम है? नहीं सर, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। इसको प्लस करोगे तो जीटीआई आएगी 5 लाख प्लस 62,500 प्लस 37,500 प्लस 33,750, 633,750, 633,750, 633,750। तो ये आपके पास आ गया, बी विल बी द आंसर, 633,750। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि डिडक्शंस बताओ कि आपके पास डिडक्शन कितनी आ रही है। आप बताओ डिडक्शन कितनी आ रही है, डिडक्शन कितनी आ रही है। सर 80G में आपने कैटेगरी ए में 50,000 रुपए जमा किए थे, उस 50,000 का पूरा 100% मिलेगा, यानी कि 50,000। आपने कैटेगरी बी के अंदर 20,000 रुपए जमा करे थे, 20,000 का आपको कितना मिलेगा? 50% मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपए। 80GG के लिए, 80GG के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 80GG के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट मैं यहां पर बना रहा हूं। हमें ATI चाहिए, ATI चाहिए। ATI कैसे आएगी? सर जो भी GTI आ रही है, GTI आ रही है 633,750। इसमें से आप सारी डिडक्शन माइनस कर दो एक्सेप्ट 80GG। 80GG के अलावा आपके पास डिडक्शन कितने की है? 60,000 रुपए की है। 80GG के अलावा, 80GG के अलावा आपके पास डिडक्शन कितने की है? 60,000 रुपए की है, 60,000 रुपए की है, वो माइनस कर दो। सर फिर वो कहता है कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 वाला, 112A वाला, वो हटा दो, तो हमारे पास 62,500 का कैपिटल गेन है। फिर कहता है मालिक अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, तो वो भी हटा दो, वो हमारे पास है नहीं। तो 633,750 में से आपका 122,500 चला जाएगा, आपके पास बचेगा 5,11,250 का ATI। रेंट आपने कितना दिया है बच्चों? रेंट आपने कितना दिया है? सर रेंट आपने 20,000 रुपए दिया है। रेंट आपने 20,000 रुपए दिया है 1 महीने का, तो 5 महीने का कितना हो जाएगा? 1 लाख। इसमें से माइनस होगा 10% ऑफ ATI, 5,11,250 का 10%, 51,125। तो 1 लाख में से 51,125 चला गया, 48,875 बचेगा, 48,875 बचेगा। 25% ऑफ ATI कितना है? 5,11,250 का 25% इज 1,27,812.5। डिडक्शन किसकी मिलती है? सर डिडक्शन मिलती है इन तीनों में जो भी आपका लोअर है। लोअर आपका कितना है? सर लोअर है आपका 25,000। तो 80GG में आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी? 25,000 की। यानी कि आपकी टोटल डिडक्शन कितने की हो जाएगी सर? सर टोटल डिडक्शन हो जाएगी 85,000 की, 85,000 की। तो टोटल डिडक्शन हो जाएगी 85,000 की।
अब एक बात बताओ, टोटल इनकम निकाल लोगे? हाँ सर टोटल इनकम निकाल लेंगे। 633,750 माइनस 85, 633,750 माइनस 85, सर टोटल इनकम आ जाएगी 548,750। 548,750 में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 62,500 का है। तो आपकी नॉर्मल इनकम कितने की है? नॉर्मल इनकम कितने की है सर? नॉर्मल इनकम है 486,250। नॉर्मल इनकम पे क्या लगाओगे बेटा? सर नॉर्मल इनकम पे स्लैब लगा देंगे। बेटा आप स्पेशल इनकम पे क्या लगाओगे? सर स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स लगा देंगे 20%। 20%। तो टैक्स तुम्हें निकालना आता है, टैक्स तुम्हें निकालना आता है। नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगा देना, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगा देना, बाद में 4% का सेस लगा देना। आपके पास आंसर जो आएगा वो 25,290 आ जाएगा। सर आपको कैसे पता? मैंने क्या बताया था बेटा, टीचर भी होमवर्क करके आता है ना, तो मैं भी होमवर्क करके आया हूं, डोंट वरी। चलिए तो 25,290 आंसर आ जाएगा, ये आप देख लीजिएगा घर पे खुद से। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। कुणाल जिनकी एज 27 साल की है, ये एम्प्लॉय है एक प्राइवेट कंपनी के और पोस्टेड है दिल्ली में। इनको अपॉइंट किया गया है 1 फरवरी 2023 को इन द स्केल ऑफ 60,000, 1,000, 70,000। He furnishes you the following information for the previous year 24-25। ठीक है सर, इसकी आपको इंफॉर्मेशन दे दी। तो पहले काम कर लेते हैं, पे स्केल दे दिया गया है हमको तो हम इसकी तनख्वाह देख लेते हैं कि 24-25 में इसकी तनख्वाह कितनी होगी। 1 फरवरी 23 से 31 जनवरी 24 तक इसको मिलेगा 60,000 रुपए। फिर 1 फरवरी 24 से 31 जनवरी 25 तक इसको मिलेंगे 61,000 रुपए। फिर 1 फरवरी 25 से 31 जनवरी 26 तक इसको मिलेंगे 62,000 रुपीज। ठीक है, 62,000 रुपीज। अभी प्लीज मेरे को बताओ इसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। आपको 24-25 की तनख्वाह निकालनी है, 24-25 की। तो राजा बेटा अप्रैल 24 से जनवरी 25 तक इसकी तनख्वाह कितनी है? अप्रैल 24 से जनवरी 25 तक इसकी तनख्वाह 61,000 है, 61,000। 61,000 इसको मिलेंगे 10 महीने के लिए। इसके बाद फरवरी 25 से लेकर मार्च 25 तक, फरवरी 25 से लेकर मार्च 25 तक इसकी तनख्वाह कितनी है? इसकी तनख्वाह है 62,000। 62,000। तो यहां पर आएगा 6,10,000 और यहां पर आएगा 1,24,000 प्लस 6,10,000। इसकी तनख्वाह बन जाएगी 7,34,000। बोलो मालिक, यहां तक बात क्लियर है? बोलो मालिक, यहां तक बात क्लियर है? 734 इसकी तनख्वाह बन जाएगी। टिक्का मारते चलते हैं सर, टिक्का मारते चलते हैं। 734। फिर इसके बाद कहता है कि 25% बेसिक सैलरी का डीए मिलता है, यानी कि 734 का 25% 183,500। 183,500 टिक्का मार लेते हैं सर, टिक्का मारो सर, टिक्का मारो, टिक्का मार दिया सर, 183,500 सर। इसके बाद क्या कहता है? आपको बोनस मिलता है इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन नवंबर 24 ऑन द बेसिक सैलरी एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो नवंबर 24 में आपकी सैलरी कितनी थी? सर नवंबर 24 में हमारी सैलरी 61,000 थी। नवंबर 24 में हमारी सैलरी 61,000 थी, तो 61,000 रुपए का बोनस मिल गया। टिक्का मार दो सर। इसके बाद कहता है सर आपको लीव इनकैशमेंट मिला है फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ड्यूरिंग द ईयर अगर लीव इनकैशमेंट मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये 10,000 रुपीज फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे सर। इसके बाद कहता है सर आपको मिली है मोटर कार 1 दिसंबर 2024 को, जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है। साथ में शॉफर भी मिला है और गाड़ी ऑफिशियल और पर्सनल दोनों कामों के लिए चलती है।
सारे के सारे खर्चे गाड़ी के एम्प्लॉयर करता है। सर बड़ी गाड़ी है तो 2400 रुपए महीना, साथ में ड्राइवर दिया गया है 900 रुपए महीना, यानी कि 3300 रुपए महीना टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन टैक्सेबिलिटी कब से आएगी? दिसंबर से आएगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। 3300 इंटू 4, सर 13,200 रुपए टैक्सेबल फिगर आ जाएगी। मालिक इसको टिक्का मारो, मालिक इसको टिक्का मारो, 13,200 रुपए टैक्सेबल हो गया। मालिक आगे क्या कहता है? मालिक आगे कहता है कि एम्प्लॉयर ने ग्रांट किया है उसे 2 लाख रुपए का लोन 1 जून 2024 को, 2 लाख रुपए का लोन दिया है 1 जून 2024 को, जो कि रीपेबल होता है इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अब आप मुझे बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा ओवर 2 ईयर्स, 2 साल में पे करा जाएगा। तो 2 साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? सर 2 साल में 8 क्वार्टर हो जाएंगे। यानी कि आप ये लोन कितने क्वार्टर्स में रीपे करोगे? आप ये लोन 8 क्वार्टर्स में रीपे करोगे 2 साल के अंदर। और पहली इंस्टॉलमेंट आप कब दोगे? सर पहली इंस्टॉलमेंट आप अक्टूबर 2024 में दोगे। मतलब 2 लाख रुपए का लोन है, 2 लाख रुपए का लोन है, 8 क्वार्टर्स में रीपे होगा, 8 क्वार्टर्स में रीपे होगा। यानी कि रीपेमेंट कितनी होगी? 25,000 रुपए की रीपेमेंट होगी पर क्वार्टर। और ये स्टार्ट कब से होगी? ये स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 2024 से। ये स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 2024 से। अब मुझे बताओ, हमने जून में लोन लिया है, जून में लोन लिया है, तो मंथ एंड जून में आउटस्टैंडिंग फिगर कितने की होगी? सर पूरी, एक भी रुपया रीपे नहीं हुआ है सर, पूरी होगी। जुलाई में कितनी होगी? सर पूरी। अगस्त में कितनी होगी? बेटा पूरी। सर सितंबर में कितनी होगी? बेटा पूरी। 1 अक्टूबर को आपने 25,000 दे दिए, तो अक्टूबर एंड में कितनी होगी? 1.75। क्या नवंबर में पेमेंट होगी? नहीं, क्वार्टरली पेमेंट हो रही है ना, हर 3-3 महीने बाद पेमेंट होगी। अक्टूबर में पेमेंट हुई है तो अब अगली पेमेंट जनवरी में होगी, जनवरी के बाद अगली पेमेंट अप्रैल में होगी। हम क्वार्टरली पेमेंट्स कर रहे हैं, मंथली पेमेंट नहीं कर रहे, क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमने 1 अक्टूबर को पेमेंट करी है तो अब अगली पेमेंट 1 जनवरी को होगी। तो नवंबर के आखिरी में बैलेंस कितना होगा? 1.7। दिसंबर के आखिरी में कितना होगा? 1.7। 1 जनवरी को हम 25,000 फिर से दे देंगे, तो जब जनवरी एंड होगा तो बैलेंस कितना होगा? 1.5। फरवरी एंड होगा तो कितना होगा? 1.5। और जब मार्च एंड होगा तो कितना होगा? 1.5। मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपसे बताया था कि टोटल कर लो। यहां पर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 लाख। यहां हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 1.75 इंटू, ये हो जाएगा 5.25। यहां पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4. इसका अगर आप टोटल बनाओगे 4.5 प्लस 8, आपका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग जो आएगा, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग जो आएगा दैट विल बी 17.75 लाख। इसके बाद एसबीआई चार्ज कर रही है 9.5%, आपका एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है 5.5%। तो बाबू मैंने आपको निकालना सिखाया था, 9.5% एसबीआई ले रही है, आपका एम्प्लॉयर ले रहा है 5.5%। इसका मल्टीप्लाई 1/12 से करा दो। चलो जी करते हैं, इंटू 4% डिवाइड बाय 12 इंटू 1 लाख। कितना आ रहा है? 5916। 1775 डिवाइड बाय 12 इंटू 4%, 5917। 5917 जादू मंतर काली कलंतर फिगर आ गई 5917। आगे क्या कह रहा है मालिक? आगे कह रहा है सर इसके एम्प्लॉयर ने इसे रेंट फ्री एकोमोडेशन दी है 1 अप्रैल 2023 को। दिस हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर।
पर्क वैल्यू ऑफ सच रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 was valued at 92,000. Accommodation is continued to be provided by the employer to the employee in previous year 24-25 also. कहां पर दिया गया है? दिल्ली में दिया गया है, दिल्ली में दिया गया, दिल्ली में दिया गया है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? फर्नीचर एंड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउस वर बॉट बाय द एम्प्लॉयर एट एन एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ 150 on 1 January 2023. Electricity and water bills of 5,000 for the said house were paid by the employer. अच्छा, एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल देता है, अगर एम्प्लॉयर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल देता है तो क्या वो फुल्ली टैक्सेबल होता है सर? हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल जो होते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। 5,000 रुपए महीना मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000 रुपीज, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल पर्क है। ये आपका फुल्ली टैक्सेबल पर्क है, फुल्ली टैक्सेबल पर्क है। तो ये भी मैं आपको टिक्का करवा देता हूं। 60,000 रुपीज आपका फुल्ली टैक्सेबल पर्क है, 60,000 रुपीज फुल्ली टैक्सेबल पर्क है। इसके बाद कहता है कि इसके कलीग्स ने गिफ्ट किया है, कलीग्स ने गिफ्ट किया है, कलीग्स ने गिफ्ट किया है मोबाइल फोन जिसकी कीमत 45,000 है, आउट ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द अकाउंट ऑफ हिज मैरिज। अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में, लेकिन अगर कलीग्स गिफ्ट दे रहे हैं तो वो सैलरी इनकम थोड़ा ना है। अगर कलीग्स गिफ्ट दे रहे हैं, कलीग्स गिफ्ट दे रहे हैं, कलीग्स अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो ये सैलरी इनकम नहीं होती सर। और अगर ये सैलरी इनकम नहीं होती तो ये टैक्सेबल नहीं होती। क्या ये अदर सोर्सेस में जाएगा? नहीं सर, अदर सोर्सेस में भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि मोबाइल फोन जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। आता भी होता तो भी नहीं जा पाता, क्योंकि 45,000 है, 50,000 की लिमिट है। तो ना तो ये सैलरी हेड में आने वाला है, ना ही ये अदर सोर्स में आने वाला है, इसका आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो जो आपको गिफ्ट मिला है कलीग से, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया है, बस इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट रह गया इसके अंदर जिसको हमें सॉल्व करना है, और वो है आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन। आप मुझे बताओ दिल्ली है तो परसेंटेज ऑफ सैलरी क्या लिया जाएगा? ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन होगी वो 40 लाख से ज्यादा की होगी। ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन होगी वो 40 लाख से ज्यादा की होगी। तो आप मुझे बताओ यहां पे कितने परसेंट लिया जाएगा दिल्ली में? रेंट फ्री एकोमोडेशन का पर्क निकालने जा रहे हैं तो कितने परसेंट ऑफ सैलरी लिया जाएगा सर? 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। वेरी गुड। तो आपको चाहिए 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी में हम लोग ऐड करते हैं 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, और माइनस करते हैं अगर कोई अमाउंट हमने रिकवर करी है फ्रॉम एम्प्लॉय। हमारे इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी रिकवर नहीं किया है। या फिर मैंने आपको बताया था, या तो ये वाली अमाउंट टैक्सेबल होगी, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं। या तो आपकी ए वाली अमाउंट टैक्सेबल होगी, या तो आपकी ए वाली अमाउंट टैक्सेबल होगी, या फिर आपका जो इंडेक्स्ड पर्क वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा। इंडेक्स पर्क वैल्यू कैसे निकालोगे? जो आपका लास्ट ईयर का RFAC का पर्क था, आपका जो लास्ट ईयर का RFAC का पर्क था, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे इन्फ्लेशन फैक्टर 24-25 से, और इसको डिवाइड करा दोगे इन्फ्लेशन फैक्टर 23-24 से। आपको पिछले साल 2023-24 में ये पर्क मिलता था, इसकी वैल्यू 92,000 थी, इसकी वैल्यू 92,000 थी। पिछले साल का इंडेक्सेशन फैक्टर 348 था, इस साल का 363 है। तो ये मैं सॉल्व कर देता हूं, यहां से मैं इसको पहले गायब कर देता हूं। हाँ, तो यहां पर ये आ जाएगा 92,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 348।
दिस विल बी 95,966। ये हो गया बी, ये हो गया बी। तो टैक्सेबल पर्क क्या बनेगा? टैक्सेबल पर्क क्या बनेगा? ए या फिर बी, दोनों में जो भी आपका लोअर है, दोनों में जो भी आपका लोअर है। उत्सव बेटा मैराथन नहीं देखा तुमने? उत्सव बेटा मैराथन नहीं देखा आपने? एक बार देखो, ये मैंने क्लास में भी कराया था। ये वाली चीज तो मैंने आपको क्लास में भी करवाई थी कि नहीं करवाई थी? ये वाली चीज मैंने क्लास में ये वाली चीज तो क्लास में कवर करवाई थी ना बेटा मैंने आपको? बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको क्लास में भी कवर करवाया था। ठीक है, 95,966, 95,966। चलिए ऊपर वाले पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का कैसी बातें कर, देखो मैं आपको बता देता हूं। चलो 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 कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान करो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो। देखो जब आप रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करते हो, जब आप रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करते हो, चलो मेरी बात सुन लो, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, प्लीज मेरी बात सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुनो। जो आरएफएसी का कॉन्सेप्ट है, जो आरएफएसी का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको क्या करना रहता है सर? आरएफएसी के कॉन्सेप्ट में, आरएफएसी के कॉन्सेप्ट में ये जो आपका फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आरएफएसी के कॉन्सेप्ट में ये जो आपका फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें आप परसेंटेज ऑफ सैलरी लेते हो, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट लेते हो, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय लेते हो, ये तो आप लेते हो ना, ये तो आप लेते हो ना। इस फिगर को आपको क्या करना है? जो लास्ट ईयर की आरएफएसी की वैल्यू थी उसका इंडेक्सेशन करना है। इंडेक्सेशन कैसे करते हैं? जैसे कैपिटल गेन में करते हैं। इंडेक्सेशन कैसे करना है? जैसे कैपिटल गेन में करते हैं। कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन कैसे करते हैं? अगर आपको 23-24 की वैल्यू को 24-25 में लेकर आना है तो आप क्या करोगे? 92,000 23-24 की वैल्यू है, तो 92,000 को 23-24 के इंडेक्सेशन फैक्टर से डिवाइड कर दो, और जो आपका 24-25 का इंडेक्सेशन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये फिगर आपके पास आ जाएगी। तो जो फॉर्मूले से आरएफएसी आएगा वो वाला फिगर टैक्सेबल होगा, या फिर जो इंडेक्स्ड आरएफएसी होगी वो टैक्सेबल होगी। दोनों में जो भी आपका लोअर है, दोनों में जो भी आपका लोअर है। अब आप मुझे बताओ सैलरी फॉर आरएफएसी में क्या क्या आएगा? आप मुझे बताओ आरएफएसी की सैलरी में क्या क्या आएगा? सर आरएफएसी की सैलरी में बेसिक सैलरी आती है, आरएफएसी की सैलरी में डीए आता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बने, आरएफएसी की सैलरी में टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं सर, और आरएफएसी की सैलरी में कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट अगर आपने दिया है ड्यूरिंग द ईयर तो वो निकल कर आ जाता है, वो निकल कर आ जाता है। बेसिक सैलरी आपके पास कितनी है? सर बेसिक सैलरी हमारे पास 7,34,000 रुपए की है। बेसिक सैलरी हमारे पास 7,34,000 रुपए की है। आपका जो डीए है वो कितने रुपए का आया था? सर डीए 183,500 का आया था, लेकिन रिटायरमेंट का पार्ट 60% बनता है, रिटायरमेंट का पार्ट 60% बनता है, तो 1,10,100 आ जाएगा। टैक्सेबल अलाउंसेस आपके पास है नहीं इस क्वेश्चन में। मॉनेटरी बेनिफिट में लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द ईयर वो आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा सर बोनस भी आता है सर, इसके अलावा कमीशन भी आती है सर। तो बोनस क्वेश्चन में गिवन है 61,000, लेकिन कमीशन नहीं गिवन है। इसका आप सम कर लो, इसका आप सम कर लो। 734 1,10,100 प्लस 10,000 प्लस 61,000 915,100 आएगा। 915,100 तो 10% ऑफ सैलरी निकालोगे तो ये आएगा 91,510। आपको आपके घर पे फर्नीचर भी दिया गया है। फर्नीचर कितने का है? 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपए। ये आ रही है फिगर 1,06,510। अब आप मुझे बताओ टैक्सेबल फिगर कौन सी आएगी? आप मुझे बताओ टैक्सेबल फिगर कौन सी आएगी?
फॉर्मूले से आपके पास जो आरएफएसी आ रही है वो आ रही है 1,06,510, लेकिन जो इंडेक्स्ड आरएफएसी आ रही है, जो इंडेक्स्ड आरएफएसी आ रही है, इंडेक्स्ड आरएफएसी कितनी आ रही है? 95,966। इंडेक्स्ड आरएफएसी कितनी आ रही है? 95,966। और टैक्सेबल कितनी होगी? दोनों में जो भी लोअर है, तो लोअर कितना है सर? लोअर कितना है सर? लोअर है आपका 95,966। ये आपके पास टैक्सेबल फिगर है, ये आपके पास टैक्सेबल। इस पूरे क्वेश्चन में आरएफएसी के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। याद रखना आरएफएसी के अंदर आपको क्या करना है सर? याद रखना आरएफएसी के अंदर आपको क्या रखना है? जो भी आपके फॉर्मूले से फिगर आती है वो आपको पकड़नी होती है, या फिर जो इंडेक्स्ड आरएफएसी होता है आपको वो पकड़ना होता है। इन दोनों में जो भी लोअर है, ठीक है, फॉर्मूले से जो आती है और जो इंडेक्स्ड आरएफएसी है, जो इंडेक्स्ड आरएफएसी है, इन दोनों में जो भी आपका लोअर है उसे आपको पकड़ के चलना होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार मैं चाहूंगा आप इसे खुद से ट्राई करो, आप इसे एक बार खुद से ट्राई करो, जब तक मैं पानी की बोतल ले आता हूं। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कैपिटल गेन की अमेंडमेंट थी कि 23 जुलाई 24 के बाद से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और एक एक्सेप्शन पढ़ाया गया था कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफओ और आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है तो वहां पर हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, वहां पर हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन केवल टैक्स कंप्यूटेशन के लिए, इनकम कंप्यूटेशन के लिए नहीं, टैक्स कंप्यूटेशन के लिए। तो प्रिया जो है वो फाइनेंशियली अवेयर है, स्ट्रेटेजिक है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। जनवरी 2022 में इन्होंने गोल्ड में अपॉर्चुनिटी देखी, गोल्ड में अपॉर्चुनिटी देखी और इन्होंने गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली 3,25,000 रुपए की। और अक्टूबर 2024 में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो इन्होंने इस ज्वेलरी को बेच दिया 31 अक्टूबर को 4,75,000 में। अगर आप पीरियड ऑफ होल्डिंग देखोगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से ज्यादा की है, और 23 जुलाई 24 के बाद अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से ज्यादा होती है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 4,75,000 सेल वैल्यू है, 3,25,000 परचेज वैल्यू है, तो आपके पास 1,50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ज्वेलरी में आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, ना तो टैक्स कंप्यूट करने के लिए और ना ही इनकम कंप्यूट करने के लिए। तो 1.5 लाख पे आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, यानी कि आपको 18,750 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद कहता है कि सर इन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में थी वो भी बेच दी दिसंबर 2024 में, 80 लाख की बेची, जबकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 90 लाख रुपए की थी। तो अगर आप सेक्शन 50C लगाओगे तो सेक्शन 50C के हिसाब से आप अपनी सेल वैल्यू का 110% करोगे, जो कि 88 लाख आएगा। 88 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो सेक्शन 50C के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद आपने प्रॉपर्टी परचेज करी थी 98 में 8.8 लाख की,
1 अप्रैल 2001 को इसकी एफएमवी 10,80,000 रुपए की थी और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए की थी। खरीदते वक्त आपने 1% का ब्रोकरेज और एक्सपेंसेस दिया था, मतलब 8,80,000 प्लस 1%, 8,80,000, 8,80,000 प्लस 1%, यानी कि आपको ये प्रॉपर्टी कितने की पड़ी थी? आपको ये प्रॉपर्टी पड़ी थी 8,88,800 रुपीज की। अब मुझे सोचकर बताना कि यहां पे सीओए क्या निकल कर आएगा। सर सीओए आपकी जो एफएमवी है 1/4/2001 की और जो आपकी एसडीवी है 1/4/2001 की, इन दोनों में जो लोअर है हम वो ले लेंगे। एफएमवी है 10,80,000 रुपए की, एसडीवी है 10 लाख रुपए की, दोनों में जो लोअर है वो पकड़ लेंगे। लोअर आ जाएगा 10 लाख। एक्चुअल में जो आपकी कॉस्ट है वो है 8.88 लाख की, इन दोनों में जो हायर होगा वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, यानी कि आपकी कॉस्ट कितने की बनेगी? 10 लाख की बनेगी। तो 90 लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, इसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए की है, यानी कि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का आ जाएगा? यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास 80 लाख का आ जाएगा। अब जब इसका टैक्स निकालने जाओगे तो टैक्स निकालते टाइम तुमको दो ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर वन कि तुम इंडेक्सेशन ही मत करो। अगर इंडेक्सेशन नहीं करोगे तो क्या होगा? 80 लाख पे 12.5% का टैक्स लगेगा। 80 लाख पे 12.5% का टैक्स लगेगा, 10 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है कि इंडेक्सेशन कर लो, इंडेक्सेशन कर लो। अगर इंडेक्स करोगे तो आपकी इंडेक्स सीओए कितने की आ जाएगी? सर आपकी कॉस्ट 10 लाख की थी, जिस ईयर में बेचा उस ईयर का इंडेक्सेशन फैक्टर 363, 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा तो 100 ले लेना, तो 10 इंटू 363 डिवाइड बाय 100, 36.3 आ जाएगा, 36.3 आ जाएगा। एलटीसीजी कितना आ जाएगा? 90 लाख माइनस 36.3, एलटीसीजी आ जाएगा 53.7 लाख। इस 53.7 लाख पे तुम्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 20% का टैक्स आएगा 10.74। अब तुम बताओ तुम कौन सा टैक्स देना चाहोगे? इंडेक्स करने के बाद 10.74 देना चाहोगे कि बिना इंडेक्स करे 10 लाख देना चाहोगे? सर बिना इंडेक्स करे 10 लाख देना चाहेंगे। तो आपका टैक्स कितना बन गया? जो आपने गोल्ड बेचा था, गोल्ड पे आ गया 18,750। जो आपने लैंड बेचा था, लैंड पे आ गया सर जी 10 लाख। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी इनकम 50 लाख के ऊपर चली गई है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी इनकम 50 लाख के ऊपर चली गई है, क्योंकि 80 लाख रुपए का तो कैपिटल गेन ये हो गया, 80 लाख का कैपिटल गेन तो ये हो गया, और यहां पे 1.5 लाख का कैपिटल गेन हो गया, 81 लाख रुपीस हो गया। 50 लाख के ऊपर जा चुके हो, 50 लाख के ऊपर जा चुके हो, तो मालिक इस पे आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा 10% का, और जो निकल कर आएगा उस पे आपको 4% का सेस भी देना पड़ेगा, उस पे आपको 4% का सेस भी देना। तो 10,18,750 आएगा, 10,18,750 आएगा, 10,18,750 आएगा। इस पे 10% का सरचार्ज लगेगा, जो निकल कर आएगा उस पे 4% का सेस लगेगा आपकी टैक्स लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मालिक? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है मालिक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो अक्षय है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपको प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द इनकम और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, आपको अपने प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में बता रहा है। सैलरी इनकम आपकी कंप्यूटेड है 35,20,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है। रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली की रेंट रिसीव दे रखी है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ अबव प्रॉपर्टी,
लोन वॉज टेकन फ्रॉम फ्रेंड, दिस रीपेमेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7 लाख रुपीज। चलो जी, दिल्ली वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं सर। दिल्ली वाली प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव्ड 5 लाख रुपए का है। दिल्ली वाली प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव्ड 5 लाख रुपए का है। तो क्या मैं इस 5 लाख को जीएवी बोल दूं? हाँ सर बोल दो। जीएवी में से मुन्ना म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होते हैं, क्वेश्चन में दिए ही नहीं है सर। 5 लाख रुपए की एनएवी आ जाएगी सर, एनएवी आ जाएगी सर। सर एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सर, 30% माइनस करना पड़ेगा सर। सर इसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड माइनस करना पड़ेगा। आपने 15,25,000 रुपए का लोन रीपे करा है, इस लोन में 7 लाख रुपए का ब्याज है, 7 लाख रुपए का ब्याज है, तो क्या ब्याज का डिडक्शन मिलेगा सर? हाँ सर ब्याज का डिडक्शन भी मिलेगा सर। क्यों नहीं मिलेगा सर? ब्याज का डिडक्शन भी मिलेगा सर। तो मालिक 5 लाख माइनस 30% माइनस 7 लाख, तो आपके पास दिल्ली वाले घर में 3.5 लाख रुपए का घाटा आने वाला है। दिल्ली वाले घर में 3.5 लाख रुपए का घाटा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है वापस से। रेंट रिसीव किसका? जयपुर का, 3,20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई, रिपेयर ऑफ द हाउस सिचुएटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली, द प्रॉपर्टी इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, loan was taken on 1/4/17 and was utilized 50-50 for the house property situated in Mumbai and Delhi respectively। अब मुझे चेक करना पड़ेगा हम डिफॉल्ट रिजीम में हैं कि डिफॉल्ट रिजीम के बाहर हैं। बाहर, डिफॉल्ट रिजीम से बाहर है। चलिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ये वाला आंसर हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, दिल्ली के बाद आपके पास एक घर जयपुर में भी है। दिल्ली के बाद आपके पास एक घर जयपुर में भी है। जयपुर में आपको रेंट रिसीव हो रहा है 3,20,000, तो जीएवी 3,20,000। जयपुर वाले घर का म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, एनएवी 3,20,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड जयपुर वाले घर का है नहीं, जयपुर वाले घर का है नहीं, तो ये आ जाएगा 2,24,000, 2,24,000। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मुंबई वाले घर की। मुंबई वाले घर की, मुंबई वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मुंबई वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसकी एनएवी क्या होती है? नील होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, रिपेयर के लिए लोन लिया गया है, रिपेयर के लिए, रिपेयर के लिए, रिपेयर के लिए, रिपेयर के लिए लोन लिया गया। 1.5 लाख में से आधा, आधा मुंबई के लिए है और आधा दिल्ली के लिए, आधा दिल्ली के लिए, आधा दिल्ली के लिए। तो आप मुझे बताओ, क्या मुंबई वाले घर में 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको मुंबई वाले घर में मैक्सिमम 30 ही अलाउड होगा, 75 अलाउड नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो यहां पे आपको 30,000 ही अलाउ होगा। अच्छा, अब तो मुझे एक बात बताओ, दिल्ली वाले घर के लिए, दिल्ली वाले घर के लिए, दिल्ली वाले घर के लिए, दिल्ली वाले घर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड परचेस का 7 लाख रुपए का है और रिपेयर का 75,000 रुपए का है। तो क्या दिल्ली वाले घर को पूरा ब्याज मिल जाएगा? क्या दिल्ली वाले घर को पूरा ब्याज मिल जाएगा? हां सर मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली वाला घर लेट आउट है और लेट आउट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो दिल्ली वाले घर पे आपको पूरा मिल जाएगा 775, 5 लाख माइनस 30% माइनस 775, तो आपके पास दिल्ली वाले घर में 4,25,000 रुपए का लॉस आएगा। अब आप मुझे बताओ, एचपी वाले हेड में, एचपी वाले हेड में आपके पास इनकम कितनी आ रही है?
सर दिल्ली वाले घर में 4,25,000 का घाटा आ रहा है सर। सर मुंबई वाले घर में 30,000 रुपए का घाटा आ रहा है सर। और जयपुर वाले घर में सर 2,24,000 की इनकम आ रही है सर। यानी कि एचपी वाले हेड में आपके पास 2,31,000 का घाटा आ रहा है सर। एचपी वाले घर में 2,31,000 रुपए का घाटा आ रहा है सर। एचपी में 2,31,000 का घाटा आ रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या मैं एचपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट कर सकता हूं? हां सर कर सकते हो। सैलरी में से 2 लाख एडजस्ट कर लो तो सैलरी इनकम कितनी रह जाएगी? सैलरी इनकम रह जाएगी 33,20,000 की। और जो बचा हुआ 31,000 का एचपी का लॉस है, बचा हुआ 31,000 का जो एचपी का लॉस है, वो एचपी का लॉस क्या हो जाएगा सर? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप 2 लाख रुपए तक का लॉस एडजस्ट कर लो, 2 लाख रुपए तक का लॉस एडजस्ट कर लो और बचा हुआ लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है मालिक, आगे क्या कहता है? आगे कहता है सर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर जिन पे आपने एसटीटी दे रखा है, मतलब ये 112 ए वाला गेन है। एफडी का ब्याज है 73,000 रुपए का। ठीक है सर। टेक्सटाइल के धंधे में नुकसान हुआ है 7,50,000 का। स्पेक्यूलेशन के धंधे में प्रॉफिट हुआ है 2,30,000 रुपए का। लॉटरी की इनकम है 75,000 रुपए की। ठीक है। लॉस इनकर्ड बाय द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर। अच्छा एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिलता है क्या वो टैक्सेबल होता है? पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो क्या वो टैक्सेबल होता है? नहीं सर। पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि फर्म ने टैक्स पे कर दिया होता है। तो क्या लॉस हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा? नहीं सर। सर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट और लॉस हमारे हाथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको वही करना है जो वो हमारे साथ करती है। हम इसे करेंगे इग्नोर। हम करेंगे इसे इग्नोर। इसका कोई काम नहीं है सर। सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म द सेम इज अलाउड टू द फर्म। तो बाबू ये आपके लिए पीजीबीपी इनकम है। पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको सैलरी मिलती है तो ये आपकी पीजीबीपी इनकम है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज सन हु इज 30 ईयर ऑफ एज एंड इज वर्किंग इन यूएसए। आपने अपने बेटे के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 2,75,000 का। ब्रॉट फॉरवर्ड सेल ऑफ इक्विटी शेयर है 111 ए, ये भी शॉर्ट टर्म है 25,000 रुपए का, यानी कि 3 लाख रुपए का आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। चलिए आप मुझे बताइए, आपके पास ये 795 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। आपके पास ये 795 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। क्या मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट कर सकता हूं? सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें से जो ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हैं उन्हें माइनस कर दो। 3 लाख रुपए के आपके पास लॉसेस हैं, माइनस कर दो तो आपके पास यहां पर कितना बच जाएगा सर? सर ये माइनस करने के बाद आपके पास 112 ए में आपके पास 495 बच जाए। ये माइनस करने के बाद आपके पास 112 ए में 495 बच जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी प्लीज फोकस करना। मेरे पास पीजीबीपी इनकम कितनी है? मेरे पास पीजीबीपी इनकम कितनी है? सर पीजीबीपी इनकम में आपके पास फर्म की सैलरी है। फर्म की सैलरी है 50,000 रुपए की और आपके पास स्पेक्यूलेशन में प्रॉफिट है 2,30,000 रुपए का, यानी कि आपके पास 280 की इनकम है। अब मुझे बताओ क्या मैं इस 280 में से टेक्सटाइल का लॉस माइनस कर दूं? हां सर कर दो। 280 में से 750 को माइनस करो, आपके पास 470 बचेगा।
470 बचेगा। बाबू सोना बेबी, ओ बाबू, ओ सोना, ओ बेबी, ये बताओ ये जो 470 का मेरे पास लॉस बचा है, ये जो 470 का मेरे पास लॉस बचा है, मेरे पास सैलरी थी पार्टनरशिप फर्म से 50,000 रुपए की, मैंने वो ले ली। स्पेक्यूलेशन में 230 की इनकम थी, वो ले ली। टोटल इनकम 280 की थी। टेक्सटाइल में 750 का लॉस था। अभी 470 का लॉस बचा है। क्या मैं 470 के लॉस को, क्या मैं 470 के लॉस को यहां से एडजस्ट कर सकता हूं? बोलो, बोलो जी बोलो। क्या मैं 470 के लॉस को, क्या मैं 470 के लॉस को यहां से एडजस्ट कर सकता हूं? बताओ 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 बताओ। क्या पीजीबीपी का लॉस, क्या पीजीबीपी का लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है? हो सकता है। क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। तो 495 में से 470 आपने और माइनस कर दिया। 495 में से 470 आपने और माइनस कर दिया पीजीबीपी का। ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद, ये आपने किसका माइनस कर दिया? पीजीबीपी का। ये माइनस करने के बाद आपके पास 112A कितना बचेगा? आपके पास 112A 25,000 रुपए का। ये करने के बाद आपके पास 112A 25,000 रुपए का बचेगा। क्वेश्चन में क्या मांगा गया? क्वेश्चन में टोटल इनकम मांगी गई। चलो आओ निकालते हैं। आपके पास सैलरी इनकम कितने की बची थी? सैलरी इनकम कितने की बची थी? सैलरी आपके पास 35,20,000 की थी। 2 लाख का एचपी का लॉस एडजस्ट हो गया था, 33,20,000 की बची थी। सैलरी आपके पास 33,20,000 की बची थी। एचपी की इनकम निल हो गई थी। पीजीबीपी की इनकम आपके पास ऑलरेडी निल है। ठीक है, ये भी आपके पास निल हो गई थी। इसके बाद आपके पास कैपिटल गेन में LTCG 112A आ रहा है 25,000 रुपए का। इसके बाद अदर सोर्सेस में आपके पास लॉटरी की इनकम बची है। लॉटरी की इनकम कितने की थी? 75,000 रुपए की थी। तो भगवान झूठ ना बुलवाए, हमारे पास 34,20,000 का जीटीआई आएगा। चेक कर लें क्या एक बारी? 34,20,000 का जीटीआई आएगा। ओ माई जॉड, ओ माई जॉड। अच्छा, हमारे पास ये 73,000 की एफडी का ब्याज भी तो था। तुमने बताया नहीं मेरे को कि मेरे पास एफडी का ब्याज भी है। ये देखो हमारे पास एफडी का ब्याज भी है, 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 एफडी का ब्याज भी है। एफडी के आपके पास कितने थे? 73,000। तो 3493 ये हमारे पास जीटीआई आ रही है। 3493 ये हमारे पास जीटीआई आ रही है। जीटीआई में से आपने अपने बच्चे का, आपने अपने बच्चे का जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है उसका आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। 3493 में से 15,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, 3478। ठीक है। मेनली इस क्वेश्चन में आपको जो दिमाग लगाना था, मेनली इस क्वेश्चन में आपको जो दिमाग लगाना था वो दिमाग आपको यहीं लगाना था, एचपी में। एचपी के अलावा और कहीं पर आपका दिमाग नहीं लगना था, बाकी बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, चलिए आई वांट कि आप 9th वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। देखो कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या? देखो बहुत इजी है। एक बार 9th वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका 194 आईबी लग रहा है और ये तेंदू लीव्स वाला है, तेंदू लीव्स वाला, तेंदू लीव्स वाला सेक्शन 286(1). एक बार चेक करो, देखो समझ में आ रहा है क्या?
ठीक है नरेंद्र, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो एचपी हेड में आपको जो ब्याज है उसका डिडक्शन कहीं पर भी मिल जाएगा। एचपी हेड आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। एचपी कहता है तुमने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, कहीं से भी अगर तुमने लोन लिया है अपने घर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, तो आप जो भी ब्याज दोगे वो ब्याज का डिडक्शन मिल जाएगा। बस अगर तुमने लोन इंडिया के बाहर से लिया है तो वहां पर एक कंडीशन लग जाती है कि उस इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, अदर देन दैट आपको डिडक्शन मिल जाती है ड्यू बेस। आ जाइए सवाल नंबर 10 देखते हैं, टोटल इनकम वाला सवाल है। आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन ही होगा। यस, ये आपका आखिरी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर गणेश एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, आरओआर है, आरओआर है, मतलब इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, और 61 ईयर्स के हैं, 61 ईयर्स के हैं, 61 ईयर्स के हैं, 61 ईयर्स के हैं, मतलब कि सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। He is subject to tax audit under section 44AB of the Income Tax Act. He has provided the following. Winning from lottery, winning from lottery, ये इनकी क्रेडिट साइड पे आ रहा है 31,500। क्या ये पीजीबीपी की इनकम है? आप मुझे बताओ, क्या ये 31,500 रुपए पीजीबीपी की इनकम है? नहीं सर, ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है। तो जब पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तो इसे हटा देंगे, जब पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तो इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे। सर ये विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी किसकी इनकम है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्स की इनकम है। तो जब अदर सोर्स में जाएंगे तो अदर सोर्स में इसको ऐड करेंगे, अदर सोर्स में इसको ऐड करेंगे। लेकिन एक बात समझना, एक बात समझना, एक बात समझना, इंपॉर्टेंट है। तुमने पीएल में क्रेडिट कितना किया है? तुमने पीएल में क्रेडिट किया है 31,500। तो पीजीबीपी की इनकम निकालते टाइम तुम माइनस कितना करोगे? 31,500। पीजीबीपी की इनकम निकालते टाइम तुम माइनस कितना करोगे? 31,500। लेकिन जब अदर सोर्स की इनकम निकालोगे तो ग्रॉस फिगर को लोगे, ग्रॉस फिगर को लोगे। ये 31,500 में से टीडीएस कट रखा है, ग्रॉस फिगर ली जाएगी। 31,500 को 70% से डिवाइड किया जाएगा। अदर सोर्स में जब जाओगे तो अदर सोर्स में 45,000 को ऐड करोगे। पीएल में 31,500 क्रेडिट है तो पीएल में से 31,500 को हटा रहा हूं, लेकिन अदर सोर्सेस में ग्रॉस फिगर को लिया जाएगा, यानी कि 45,000 को लिया जाएगा। बैड डेट रिकवर्ड पीजीबीपी की इनकम होती है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहीं पे रहेगा। बैड डेट रिकवर्ड पीजीबीपी की इनकम होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड पे आ जाते हैं, सैलरीज एंड वेजेस ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है, डेप्रिसिएशन ठीक है, प्रोफेशनल फीस ठीक है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ठीक है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट, साइंटिफिक रिसर्च असेट को बेचने में लॉस आ ही नहीं सकता है, साइंटिफिक रिसर्च असेट को बेचने में लॉस आ ही नहीं सकता है, लॉस आ ही नहीं सकता है। तो बाबू ये जो ट्रीटमेंट है ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ये ट्रीटमेंट मेरे को गड़बड़ लग रहा है, ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है सर? कहता है सर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स को अंडर वैल्यू किया गया है बाय 10%, 10% कम दिखाया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 14,50,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 15,58,000 आपने शो कर रखा है, शो कर रखा है। अगर आपने फिगर को 10% कम दिखाया हुआ है, यानी कि ये 1450 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये 1450 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 90% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सिमिलरली ये 1558 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर? सर ये 1558 भी 90% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, अगर ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हो तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक 1450 इंटू 10/90, 1,61,111। ये मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 90 पे है, 90 पे। जब मैं ओपनिंग को 100 पे लेके जाऊंगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आती है। डेबिट साइड इज अ खर्चे वाली साइड। क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 1558 इंटू 10/90, 173,111। इसे मैं प्लस करूंगा, यानी कि नेट इफेक्ट कितने का आएगा? नेट इफेक्ट कितने का आएगा? नेट इफेक्ट आएगा 12,000 रुपए। 12,000 रुपए से प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेट इफेक्ट आएगा 12,000 रुपए। 12,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड फॉलोइंग। कंट्रीब्यूशन आपने कराए 20% बेसिक सैलरी का इन द एनपीएस रिफर्ड इन सेक्शन 80CCD रिगार्डिंग द सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय रमेश, जिसका बेसिक सैलरी है 5 लाख रुपए का। यानी कि आपने कंट्रीब्यूशन कितना करा है? कंट्रीब्यूशन कितना करा है टू एनपीएस? आपने कंट्रीब्यूशन कितना करा है एनपीएस में? 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। लेकिन अलाउड कितना है? अलाउड कितना है? ज्ञानेंद्र याद रखना, आप पीजीबीपी में जब सेक्शन 36 का 80CCD चेक करोगे ना कि कितना एम्प्लॉयर कर सकता है, अलाउड टू एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 36, अलाउड टू एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 36, इसमें आप हमेशा ना 14% वाली लिमिट को चेक करना। आपको 10% वाली लिमिट चेक नहीं करनी। चाहे डिफॉल्ट रिजीम हो चाहे ओल्ड रिजीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे आप हमेशा क्या चेक करोगे? 14% वाली कंडीशन चेक करोगे। अलाउड कितना है? अलाउड है 14%। किसका अलाउड है? 14% बेसिक सैलरी का और रिटायरमेंट वाले डीए का। रिटायरमेंट वाला डीए कितना है? डीए 40% है, लेकिन रिटायरमेंट का पार्ट बनता है 50%। तो बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी है 5 लाख। 5 लाख का 40% होता है 2 लाख। 2 लाख का 50% होता है 1 लाख। यानी कि आपको 14% और 6 लाख अलाउड है। 5 लाख का 40 का 50 10 5 लाख। आपको अलाउड कितना है? 84। सर आपने कंट्रीब्यूट कितना कर दिया है? आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है 1 लाख, लेकिन अलाउड कितना है? अलाउड है 84,000। यानी कि आपने यहां पर क्या कर रखा है? 16,000 रुपए का एक्सेस कंट्रीब्यूशन कर रखा है। 16,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन 16,000 रुपए का एक्सेस कंट्रीब्यूशन कर रखा है। मतलब आपने पीएल की डेबिट साइड पे 16,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। आपने पीएल की डेबिट साइड पे 16,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। तो हम ये 16,000 रुपए को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, मतलब प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इसके बाद कहता है कुछ एम्प्लॉइज ऑप्ट कर चुके थे रिटायरमेंट और उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया। उनको 3,40,000 रुपए दिए गए। तो 3,40,000 कितनी किश्तों में अलाउड होंगे? 3,40,000 5 किश्तों में अलाउड होंगे। यानी कि आपको अलाउड फिगर कितने की थी? आपको अलाउड फिगर थी 68 की।
वीआरएस का खर्चा 5 इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, तो 3,40,000 5 किस्तों में मिलना चाहिए था। 348 सॉरी कितना मिलना चाहिए था, 68 मिलना चाहिए था। लेकिन आपने पीएल में कितने डाले हुए हैं, आपने पीएल में डाले हुए हैं 340, आपने पीएल में डाले हुए हैं 340, तो आपने एक्सेस कितना डेबिट किया हुआ है, आपने कितना एक्सेस डेबिट किया हुआ है, 340 माइनस 68, आपने 272 एक्सेस डेबिट किया हुआ है। तो जो 272 एक्सेस डेबिट किया हुआ है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द लोन ऑफ ₹12 लाख which was taken from the SBI on 1/5/2022 for the purchase of electric car for ₹15 lakh. The car is used for the personal purpose, no amount is repaid. आप मुझे सोचकर बताओ कि बाबू आपने अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदी, लोन पे खरीदी, उसका ब्याज है, क्या वो पीएल में डाल दोगे? बताओ सर, पर्सनल कार का जो इंटरेस्ट है क्या वो पीएल में डाल दोगे? पर्सनल कार का जो इंटरेस्ट है क्या वो पीएल में डाल दोगे? अरे नहीं सर, कैसे डाल देंगे? ये 1,80,000 आपका गलत खर्चा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। आपने 12 लाख का कर्जा लिया था, आपने 12 लाख का कर्जा लिया था, गाड़ी 15 लाख की थी, गाड़ी 15 लाख की थी, लेकिन कर्जा 12 लाख का था, तो 12 लाख पे 15% का ब्याज लगेगा। अब बच्चा पता है गलती कहां करता है, बच्चा देखता है सर देखो लोन तो मई में लिया गया था, बच्चा कहता है लोन तो मई में लिया गया था, तो आपने यहां पे 12 महीने का क्यों लिया, ये 11 महीने का निकलना चाहिए था। तो राजा बेटा लोन की डेट पूरी पड़ी जाती है, लोन की डेट पूरी पड़ी जाती है। तुमने 1/5/22 को लोन लिया था, इनकम 24-25 की निकाली जा रही है, तो 24-25 में तुम्हारा पूरा 1,80,000 रुपए क्या हो जाएगा सर, ये पीएल में नहीं जा सकता। अच्छा, अभी हमें नहीं पता कि ये प्राणी जो है वो डिफॉल्ट रिजीम में आएगा कि नहीं आएगा। 80E भी इसके ऊपर लग सकती है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था तुमको 80EEB, ABCDE, 80EEB कि अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए 31 मार्च 23 तक लोन लिया है तो 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज आपको डिडक्शन के तौर पे मिल जाता है। तो आपका ये 1,80,000 रुपए पीएल में तो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपने ओल्ड रिजीम फॉलो करी होगी तो आपको 1.5 लाख रुपए का 80EEB के अंदर बेनिफिट मिले। आगे क्या कहता है, डेप्रीसिएशन अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स आपका जो डेप्रीसिएशन है वो 450 का है, बट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ सच डेप्रीसिएशन फॉलोइंग एडिशंस वाज नॉट कंसीडर। मोटर कार परचेज फॉर ₹3 लाख फॉर द सप्लाई ऑफ द फिनिश गुड्स टू द डीलर्स ऑन 25 अगस्त 2024। ठीक है, तो मोटर कार पे डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा सर? मोटर कार पे डेप्रीसिएशन 15% का मिल जाएगा, 45,000 तो 4,50,000 प्लस 45,000, 4,50,000 प्लस 45,000। अबे तेरी 4,50,000 प्लस 45,000 दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा सर? सर दोनों का मिलाकर हो जाएगा 4,95,000, दोनों का मिलाकर हो जाएगा 4,95,000। और आपने पीएल में कितना डेबिट किया हुआ था? आपने पीएल में कितना डेबिट किया हुआ था? आपने पीएल में डेबिट किया हुआ है 6,17,000। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये 6,17,000 रुपए जो बुक्स का डेप्रीसिएशन है उसे आप रिवर्स कर दो, बुक्स का डेप्रीसिएशन आप रिवर्स कर दो, और जो इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन है वो आप क्लेम कर लो। बुक्स का डेप्रीसिएशन रिवर्स कर दो, इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो। असेट आपने खरीदी थी 6 लाख रुपए की 23 जुलाई 2021 को फॉर कंडक्टिंग द साइंटिफिक रिसर्च। आपने रिसर्च करने के लिए एक मशीन खरीदी थी 2021-22 में। तो एक बात बताओ, 2021-22 में
अगर तुमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट खरीदी थी 6 लाख रुपए की, तो दिल पर हाथ रख के बताओ क्या तुमको 21-22 में डिडक्शन मिली होगी अंडर सेक्शन 35 6 लाख रुपए की? हाँ सर मिली होगी। यानी कि आपकी जो बुक वैल्यू है साइंटिफिक रिसर्च असेट की वो कितनी हो चुकी है सर? नील बटे सन्नाटा हो चुकी है सर। कहता है कि इस असेट को आपने बेच दिया, इस असेट को आपने बेच दिया 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में। याद करो हम लोग क्लास में पढ़ते थे कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च की असेट को बेच देते हो विदाउट पुट टू यूज, और आपकी जो सेल वैल्यू है, अगर आपकी जो सेल वैल्यू है वो अप टू द एक्चुअल कॉस्ट है, अप टू द एक्चुअल कॉस्ट है, तो जितनी आपकी सेल वैल्यू होगी वो आपके लिए क्या बनेगी? बिजनेस इनकम बनेगी। जितनी सेल वैल्यू होगी वो आपकी बिजनेस इनकम बनेगी, यानी कि 4 लाख रुपए आपकी बिजनेस इनकम। तो एक्चुअली में साइंटिफिक रिसर्च असेट को बेच के नुकसान नहीं हो रहा। ये देखो, ये जो 2 लाख रुपए का नुकसान दिखाया जा रहा है, ये नुकसान नहीं हो रहा, ये नुकसान नहीं हो रहा। तो आपको इस नुकसान को क्या करना है? प्लस करना है। आपको 2 लाख का नुकसान नहीं हो रहा, ये गलत है, ये गलत है। उल्टा आपको 4 लाख की इनकम हो रही है, उल्टा आपको 4 लाख की इनकम हो रही है, उल्टा आपको 4 लाख की इनकम हो रही है। ज्ञानेंद्र कह रहा है विदाउट पुट टू यूज एज्यूम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर पुट टू यूज हुई होती तो क्वेश्चन बताता ना कि हमने इसको पुट टू यूज कर दिया है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो मान के चलेंगे कि ये अदर पर्पस में इस्तेमाल नहीं हुई है, बिना अदर पर्पस में यूज करे हमने इसको बेच दिया। तो 2 ट्रीटमेंट करने हैं, एक तो ये 4 लाख रुपए आपको प्लस करना है, और यहां पर ये जो 2 लाख रुपए आपने लॉस के दिखा रखे हैं ये भी आपको रिवर्स करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूड है 175 पेड टू द साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। आउट ऑफ 175, 50,000 was utilized toward the purchase of the land by the research association। सर हमने कंट्रीब्यूशन किया 175 का अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को, हमने कंट्रीब्यूशन किया अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को। उसने उस पैसे को कहां पर यूज किया उससे हमें क्या मतलब? जब इन हाउस रिसर्च करते हैं और पैसा लैंड पे खर्च करते हैं तो लैंड का खर्चा अलाउ नहीं होता। इन हाउस में जब आप इन हाउस करते हो, इन हाउस में लैंड अलाउड नहीं होती। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो आउटसाइड एजेंसी, तो क्या वहां हमने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन पढ़ा था? जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो टू आउटसाइड एजेंसी और वो एजेंसी अप्रूव्ड है तो आपको 100% डिडक्शन मिलती है, 100% डिडक्शन मिलती है। लेकिन ये डिडक्शन कहां पर मिलती है? ओल्ड रिजीम में मिलती है। ये डिडक्शन ओल्ड रिजीम में मिलती है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश को डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स देना है, तो आप मुझे बताओ अगर डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स देना है तो क्या ये 1,75,000 का खर्चा मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। एंटायर 1,75,000 विल बी डिसअलाउड। लेकिन अगर ओल्ड रिजीम होती तो एंटायर 100% विल बी अलाउड। इसके बाद आपको 3 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। He received 3 lakh from a debtor which was written off as a bad debt in 1890. Amount due from the debtor was 5 lakh, out of which tax officer had allowed only 3 lakh as deduction in the total income. सर सेम ट्रीटमेंट मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। 18-19 में 5 लाख के बैड डेट हुए। इस 5 लाख के बैड डेट में से सरकार ने आपको 3 लाख रुपए अलाउ करे और सरकार ने आपको 2 लाख रुपए डिसअलाउ कर दिए। इसका मतलब 2 लाख पे आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? 18-19 में टैक्स दे चुके हो। अब 23-24 में आपको 3 लाख रुपए की रिकवरी हुई। तो क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था
कि जब ये रिकवरी होगी तो आप ये बोलोगे कि इस रिकवरी में से 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी टैक्स्ड है। आप ये बोलोगे कि इस 3 लाख में से तो 2 लाख रुपए ऑलरेडी टैक्स्ड है। केवल 1 लाख रुपए को ही बैड डेट रिकवर माना जाएगा। 3 लाख में से केवल 1 लाख को ही बैड डेट रिकवर माना जाएगा। अब देखो तुम्हारे पीएल में कितने रुपए क्रेडिट हैं? 3 लाख रुपए क्रेडिट है। तो इस 3 लाख में से 2 लाख रुपए पे तुम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो। 2 लाख पे तुम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, तो 2 लाख रुपए हम यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे। 2 लाख रुपए यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे। आइए हम जरा पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते हैं। पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते हैं। 53,74,500 आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 53,74,500। तो सबसे पहले हम यहां से जो आपकी कैजुअल इनकम थी 31,500 की वो हटाते हैं। फिर इसमें से जो बैड डेट थे 2 लाख रुपए के हम वो हटाते हैं। फिर इसमें से जो साइंटिफिक रिसर्च का लॉस हमने डेबिट कर रखा है उसे प्लस कर देते हैं। और भी हमने कुछ कर रखा था। जो डेप्रिसिएशन हमारे बुक्स का था 6,17,000 रुपए उसे भी प्लस कर देते हैं। इसका ट्रीटमेंट कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कर। स्टॉक में 12,000 रुपए प्लस कर लेते हैं। स्टॉक के 12,000 रुपए प्लस कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट कर लिया। एनपीएस के 16,000 रुपए को प्लस कर लेते हैं। वीआरएस के 272 को प्लस कर लेते हैं। वीआरएस के 272 को प्लस कर लेते हैं। ये वाला ट्रीटमेंट भी कर दिया। इसके बाद पर्सनल गाड़ी का इंटरेस्ट 1,80,000 रुपए, पर्सनल गाड़ी का इंटरेस्ट 1,80,000 रुपए, इसको भी रिवर्स कर दिया। डेप्रिसिएशन 495 इनकम टैक्स का, इसे माइनस कर देते हैं। 495 इसे माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर लिया। साइंटिफिक रिसर्च की असेट बेची थी, उसमें 4 लाख रुपए की कमाई हुई थी, इसको प्लस कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट कर लिया। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च को आपने जो डोनेशन दी थी 1,75,000 रुपए डिसअलाउड है, इसे भी प्लस कर ले। आइए चेक करते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर। 53,74 माइनस 31,500 माइनस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 617 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 272 प्लस 180 माइनस 495 प्लस 4 लाख प्लस 170 65,19,500 आ रहा है मेरा। 65,19,500 पीजीबीपी की इनकम, पीजीबीपी की 65,19,500। कहीं 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 कुछ गड़बड़ कर दी है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है। प्लस माइनस में देखो कुछ गड़बड़ कर दी है। अरे यार ये 120 आ रहा है, हमने यहां गलती करी हुई है। ये मैंने एक जीरो कम लगाए हुए हैं, यहां मैंने एक जीरो कम लगाए हुए हैं, यहां गड़बड़ी है, यहां गड़बड़ी है, यहां गड़बड़ी है। यहां मैंने एक जीरो कम लगाए हुए हैं। दिस इज 120, दिस इज 120। ये जो मैंने 12,000 लिख दिया गलती से, दिस इज नॉट 12,000, दिस इज 120। तो इसको एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं, इसके बाद हमारा आंसर मैच कर जाए। 65,19,500 माइनस 12,000, ठीक है। नहीं डेप्रिसिएशन ऐड करा है हम लोगों ने, देखो ना 670 पर मैं चेक कर। तो ये 120 ये ठीक हो गया, 16,000 ये ठीक हो गया, 272 ये ठीक हो गया, 180 ये ठीक हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ करी है हम लोगों ने। 53,74,500 माइनस 31,500 माइनस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 617 प्लस 120 प्लस 16 प्लस 272 प्लस 180 माइनस 495 प्लस 4 लाख प्लस 170। यस, अब ठीक है। टोटलिंग में गलती कर दी थी, ट्रीटमेंट सारे हमने सही करे थे। चलिए 6628 पीजीबीपी की इनकम आ रही है। अदर सोर्सेस में 45,000 की इनकम आएगी। अदर सोर्सेस में 45,000 की इनकम आएगी। इसके अलावा और कोई इनकम है क्या? इसके अलावा और कोई इनकम है क्या? अदर सोर्सेस में आपके पास 45 की इनकम आ जाएगी। ठीक है, दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। एवरीवन, 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 दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। सर बट वो 12,000 ही आ रहा है। अरे 12,000 नहीं आएगा। जब 12,000 आ रहा है तो फिर इंस्टीट्यूट की गलती है। बच्चा कह रहा है सर वो 12,000 ही आ रहा है, आपने ठीक कर रखा है। बच्चा कह रहा है सर वो 12,000 ही आ रहा है, आपने ठीक कर रखा है, इंस्टीट्यूट बाबा ने गलती करी हुई है। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट। ये 12 ही रहा है, पर तुम देखो इंस्टीट्यूट ने गलती करी है, जिसकी वजह से आंसर में गड़बड़ी हो गई है। फिर यहां पर फिर इंस्टीट्यूट बाबा की गलती है। यहां पर तुम ध्यान से देखो, यहां पर तुम ध्यान से देखो, ICAI बाबा गलत हैं। ICAI बाबा गलत हैं। ठीक है, ये 12,000 ही आ रहा है, ये 12,000 ही आ रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं, हमें ट्रीटमेंट से मतलब है, वो हमने चेक कर लिया, हमारे सारे ट्रीटमेंट ओके थे, हमारे सारे ट्रीटमेंट ओके थे। आप अपने बुक का आंसर चेंज कर लेना, मॉड्यूल का मतलब ये आरटीपी का आंसर चेंज कर लेना। आप आरटीपी का आंसर 12 के हिसाब से बना लेना। आप आरटीपी का आंसर 12 के हिसाब से बना लेना। 12 के हिसाब से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 6628 माइनस 120 प्लस 12,000, तो ये आंसर आना चाहिए 6520। ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ उत्सव, आपको सेक्शन 36 के अंदर, सेक्शन 36 के अंदर जब 80 CCD वाली लिमिट चेक करनी है तो वहां पे आप 14% ऑफ सैलरी ही चेक करोगे, 10% वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा। ठीक है मालिक, एज प्रोमिस्ड कि 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट ही लगा है और हमारा ये जो आरटीपी है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों से मालिक मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे सर? सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग Jan 25 का जो आरटीपी है इनकम टैक्स का, हम लोग वो करेंगे। अरे प्रिया वो भी करा दूंगा बेटा, रोज सेशन ले रहा हूं ना, इस वीक में कंप्लीट करा दूंगा, इस वीक में मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। Jan 25 का आरटीपी करा दूंगा, उसके बाद आप लोग कहोगे तो मैं डायरेक्टली PYQ पे जंप कर जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे तो मैं PYQ में जंप कर जाऊंगा। मैं आपको मई 25 का PYQ करा दूंगा, मैं आपको Jan 25 का भी PYQ करा दूंगा, और मैं आपको सितंबर 24 का भी PYQ। ठीक है, इसका हम डिस्कशन कर लेंगे, इसका हम डिस्कशन कर लेंगे। मैं एक ही दिन फिक्स करूंगा और एक ही दिन में मैं आपको तीनों पेपर डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, हम एक ही दिन फिक्स करेंगे और उस एक दिन के अंदर ही हम मई 25, Jan 25, सितंबर 24 ये तीनों पेपर का डिस्कशन कर लेंगे ताकि लंबा ना खिंचे। एक ही दिन में करके खत्म करेंगे। ओके, डिबेंचर में इंडेक्सेशन नहीं होता बेटा, नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, आप एक बार चेक करना। ठीक है मालिक, चलो बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। शौबिक कह रहा है सितंबर 25 का PYQ भी करवा देना। सितंबर 25 का भी करवाऊंगा, लेकिन वो जनवरी 26 वालों को करवाऊंगा। ठीक है, वो जनवरी 26 वालों को कर
चलो बाय बाय।